नमस्ते। आज की इस चर्चा में हम एक ऐसी ऐतिहासिक कहानी में गोता लगाने वाले हैं जो सच कहूं तो किसी भी ब्लॉकबस्टर महाकाव्य से कम नहीं है। हम बात कर रहे हैं प्राचीन भारत के सबसे महान, विशाल और सबसे प्रभावशाली राजवंश की, यानी मौर्य वंश की। आज हम सिर्फ इतिहास के कुछ पन्ने नहीं पलटेंगे, बल्कि हम इस साम्राज्य के एक महाशक्ति बनने, फिर उसमें आए एक बहुत ही नाटकीय बदलाव और अंततः उसके पतन की पूरी कहानी को एक रोमांचक सफर की तरह समझेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे इसमें डुबकी लगाते हैं। अब जरा कल्पना कीजिए, एक ऐसा समय जब हमारा भारत कई छोटे छोटे राज्यों और जनपदों में बटा हुआ था। कोई एक बड़ी सत्ता नहीं थी। फिर आता है मौर्य साम्राज्य, जिसने लगभग पूरे भारतीय उपमहाद्वीप को एक ही छतरी के नीचे एक केंद्रीय सत्ता के अधीन ला खड़ा किया। यह प्राचीन भारत का सबसे बड़ा साम्राज्य माना जाता है। और यकीन मानिए, ये कोई छोटी मोटी उपलब्धि नहीं थी। ये एक ऐसा कदम था जिसने आने वाली सदियों के लिए राजकाज का एक नया पैमाना ही तय कर दिया। इस कहानी के दांव सच में बहुत ऊंचे थे। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं पहले अंक से, यानी इस महाशक्ति का उदय कैसे हुआ। आपको क्या लगता है कोई इतना बड़ा साम्राज्य बस रातों रात खड़ा हो जाता है? बिल्कुल नहीं। मौर्य साम्राज्य दरअसल शक्तिशाली नंद वंश की राख से उठकर खड़ा हुआ था। इसके संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य, और उन्हें साथ मिला एक ऐसे गुरु का जिनका दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलता था। जी हाँ, चाणक्य। एक गुरु और उसके होनहार शिष्य की जबरदस्त साझेदारी ने क्रूर शासक धनानंद को सत्ता से उखाड़ फेंका। चाणक्य की रणनीतियां इतनी अचूक थीं कि आज भी सदियों बाद कूटनीति की दुनिया में उनका नाम सबसे ऊपर लिया जाता है। अब हर विशाल साम्राज्य को धड़कने के लिए एक दिल की जरूरत होती है, राइट? मौर्य साम्राज्य का वो धड़कता हुआ दिल था पाटलिपुत्र। ये सिर्फ एक राजधानी नहीं थी, बल्कि उस समय भारत का सबसे बड़ा राजनीतिक और व्यापारिक केंद्र था। एक तरह से आप इसे उस दौर का अल्टीमेट पावर हब कह सकते हैं। यहीं से पूरे उपमहाद्वीप की कमान संभाली जाती थी। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं महान शासकों के उस युग की जिसने इस साम्राज्य को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। अगर हम इनकी टाइमलाइन पर एक नजर डालें तो इस अटूट कड़ी की शुरुआत होती है चंद्रगुप्त मौर्य से। उनके बाद सत्ता की कमान आती है उनके बेटे बिंदुसार के हाथों में। फिर एंट्री होती है सबसे महान शासक अशोक की, और ये सफर खत्म होता है अंतिम शासक बृहद्रथ पर। तो ये सिर्फ नाम नहीं है, ये इस साम्राज्य के उदय, उसके शिखर और फिर उसकी ढलान की पूरी कहानी बयान करते हैं। अगर हम इनके काम को देखें तो चंद्रगुप्त मौर्य ने यूनानी शासक सेल्यूकस को हराकर पूरे उत्तर भारत को एकजुट किया, एक बहुत ही मजबूत प्रशासन की नींव रखी। उनके बाद बिंदुसार आए, जिन्होंने इस साम्राज्य को दक्षिण भारत तक फैलाया। आपको पता है, यूनानी लोग उनसे इतना खौफ खाते थे कि उन्हें अमित्रोचेत्स बुलाते थे, जिसका मतलब है दुश्मनों का नाश करने वाला। और फिर आए अशोक। उनका सफर तो तेजी से लड़ाइयों और जीत के साथ शुरू हुआ, लेकिन फिर उन्होंने बौद्ध धर्म और अहिंसा का रास्ता चुन लिया। अब ये बदलाव कोई रातों रात या बिना किसी कारण के तो हुआ नहीं होगा ना। और यहीं से आता है हमारी कहानी का दूसरा अंक, एक नाटकीय बदलाव जिसने सब कुछ पलट कर रख दिया। यहाँ मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। ऐसा क्या हुआ होगा, वो कौन सी इकलौती घटना थी जिसने इस अजय और तलवार के दम पर आगे बढ़ने वाले साम्राज्य की दिशा हमेशा के लिए बदल दी? कुछ तो बहुत बड़ा हुआ होगा, है ना? वो घटना थी कलिंग का युद्ध, मौर्य इतिहास की सबसे अहम लेकिन सबसे दर्दनाक घटना। जीत तो मौर्य साम्राज्य की ही हुई थी, लेकिन उस जीत की कीमत बहुत भारी थी। मैदान में चारों तरफ सिर्फ मौत, खून और तबाही बिखरी थी। जब सम्राट अशोक ने अपनी आंखों से इस भयानक रक्तपात और लोगों की चीखों को महसूस किया, तो वे अंदर तक हिल गए। इस अपार दुख ने उन्हें ऐसा झकझोरा कि उन्होंने हमेशा के लिए अपनी तलवार म्यान में रख दी। उन्होंने युद्ध का रास्ता छोड़कर बौद्ध धर्म को अपना लिया। जरा इस फर्क को देखिए। कलिंग युद्ध से पहले का दौर कैसा था? लगातार हमले, सेना की विजय और तलवार के दम पर निर्मम विस्तार। लेकिन कलिंग के बाद बिल्कुल एक यू टर्न, बौद्ध धर्म को अपनाना, अहिंसा के रास्ते पर चलना और पूरे साम्राज्य में धर्म का प्रचार करना। एक खूंखार विजेता अचानक शांति का दूत बन गया। इतिहास के पन्नों में ऐसा हृदय परिवर्तन शायद ही कहीं और देखने को मिलता है। चलिए अब कहानी के तीसरे और आखिरी हिस्से की तरफ चलते हैं, कैसे ये व्यवस्था चलती थी और कैसे इसका सूर्यास्त हुआ। देखिए, सिर्फ शांति और उपदेशों से तो इतना विशाल साम्राज्य नहीं चलाया जा सकता।
है ना? आपको एक तगड़ा सिस्टम चाहिए। और इनका प्रशासन कमाल का था। एक विशाल, वेल ट्रेन्ड सेना, सुरक्षा के लिए एक ऐसा जासूसी नेटवर्क जो आज के दौर को भी मात दे दे, जिसमें महिला जासूस और विष कन्याएं तक शामिल थीं। इसके अलावा टैक्स वसूलने का एक बहुत ही सुलझा हुआ सिस्टम, राज्यों को संभालने का तरीका और व्यापार के लिए सड़कों का पूरा जाल, ये सब एक बेहतरीन मशीन की तरह काम करता था। अब आप सोच रहे होंगे कि हमें ये सब इतनी डिटेल में कैसे पता। हवाई बातें नहीं हैं, हमारे पास इसका पक्का सबूत है। चाणक्य का अर्थशास्त्र, ये वो प्राचीन ग्रंथ है जिसमें प्रशासन और राजनीति के एक एक नियम को बारीकी से समझाया गया है। लिटरली ये किताब आज भी पॉलिटिकल साइंस का एक मास्टरपीस मानी जाती है। और मजे की बात यह है कि सिर्फ हमारे अपने लोग ही नहीं, बल्कि बाहर वाले भी इनकी तारीफों के पुल बांध रहे थे। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में एक यूनानी राजदूत आए थे, मेगस्थनीज। उन्होंने इंडिका नाम की किताब में वो सब लिखा जो उन्होंने अपनी आंखों से देखा। उन्होंने बताया कि ये समाज कितना भव्य है। इससे साफ पता चलता है कि मौर्यों का डंका इंटरनेशनल लेवल पर भी बज रहा था। लेकिन हर उफान के बाद एक ढलान आती है। अब बात करते हैं साम्राज्य के पतन और उसकी उस विरासत की जो आज भी हमारे बीच है। इतिहास का एक बड़ा ही सीधा सा नियम है, जो भी चीज टॉप पर जाती है उसे नीचे तो आना ही होता है। महान अशोक के बाद साम्राज्य की नींव थोड़ी कमजोर पड़ने लगी, और फिर कहानी में आता है एक बहुत बड़ा धोखा। अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या किसी बाहरी दुश्मन ने नहीं की, बल्कि उन्हीं के अपने सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने उन्हें मार दिया। और बस इसी एक झटके के साथ मौर्य राजवंश का अंत हो गया, और वहां से शुरू हुआ एक नया दौर, शुंग वंश का। साम्राज्य भले ही खत्म हो गया हो, लेकिन क्या उसकी छाप मिटी? बिल्कुल नहीं। मौर्य वंश ने भारत को उसका पहला विशाल एकजुट साम्राज्य दिया। उन्होंने शासन करने का एक ऐसा मॉडल तैयार किया जो सदियों तक इस्तेमाल हुआ। अशोक की बदौलत बौद्ध धर्म पूरी दुनिया में फैला। और हाँ, उनकी कला, वो अशोक स्तंभ और शिलालेख जो आज भी शान से खड़े हैं। यहाँ तक कि आज के हमारे आधुनिक भारत के राष्ट्रीय प्रतीक भी तो उन्हीं की देन है ना। तो साम्राज्य के उदय, बदलाव और पतन के इस पूरे सफर को देखने के बाद जाते जाते मैं आपके लिए एक सवाल छोड़ना चाहता हूँ। जरा सोचिए, अगर कलिंग युद्ध के बाद सम्राट अशोक ने अपनी तलवार नहीं छोड़ी होती, अगर उन्होंने अहिंसा का रास्ता नहीं अपनाया होता, तो आज इतिहास कितना अलग होता। क्या दुनिया भर में बौद्ध धर्म का इतना प्रचार हो पाता? कहते हैं ना, इतिहास में लिया गया एक फैसला पूरी दुनिया का नक्शा बदल सकता है। इस बारे में जरूर सोचिएगा। इसी के साथ आज का हमारा ये सफ़र यहीं खत्म होता है। साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।